देखते हैं कि वो सभी मैजिशियन मिलकर रेमन से बोलते हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर लायनहार्ट की फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर इसको खजाने डेजर्ट में क्या काम पड़ चुका है, और आखिर तुम जो कि यहाँ के खजानी के एमिर के वॉरियर हो, आखिर तुम उसके साथ में क्या कर रहे हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम उसकी गाइड की तरह काम कर रहे हो। उस मैजिशियन की सारी बातें सुनकर रेमन उसको कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि सच में रेमन कुछ समय के लिए हमारे यूजिन का गाइड बन चुका था। वो मैजिशियन रेमन को बोलता है कि तुम्हारे खजानी का जो एमिर मतलब की जो लॉर्ड है, क्या वो हमारे नाहमा के लॉर्ड को धोखा देने की तो नहीं सोच रहे हैं ना। वो मैजिशियन बोलता है कि ये तुम्हारे लॉर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि किसी को भी इस रेगिस्तान के अंदर एंटर ना करने दे, पर जरा देखो तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम तो उनकी खातिरदारी कर रहे हो। और इसके अलावा तुम मुझे ये बताओ कि आखिर जमीन की इतनी ज्यादा गहराई में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर रेमन बोलता है कि बाहर की तरफ को हमने ओएसिस देखा था, और इसके अलावा अचानक वहाँ पर मिट्टी का तूफान आ चुका था, क्या वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ तुम लोग कर रहे थे। मैजिशियन बोलता है कि कभी ने ऐसा लगता है कि जैसे तू समझ नहीं पा रहा कि आखिर तेरी क्या हालत हो रखी है, और तू इसी हालत में भी हमसे सवाल पूछ रहा है। इतना बोलते बोलते अपने किसी मैजिक को वो यूज करता है, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि रेमन के हाथ पूरी तरीके से मुड़ने लग जाते हैं। उसके हाथों को इस वक्त पूरी तरीके से मरोड़कर पीछे की तरफ को कर दिया गया होता है, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। मैजिशियन बोलता है कि यहाँ पर हम तुमसे सवाल करेंगे, अगर तुमने हमसे सवाल करने की कोशिश भी करी तो फिर तुम्हारी काफी बुरी हालत हो जाएगी। तुम यहाँ पर अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, कम से कम ये सब कुछ अपने मास्टर के लिए करो। तभी दूसरा मैजिशियन बोलता है कि रेहमान तुम्हें कम से कम यहाँ पर शांति से बैठना चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम्हें काफी बुरी मौत मिलेगी, और बुरी मौत पाने से तो अच्छा है कि तुम हमारे सवालों का जवाब देकर बड़ी शांति से यहाँ पर मरो। तब एक और मैजिशियन रेहमान से बोलता है, लायनहार्ट फैमिली का वो यंग मास्टर मतलब कि यूजिन लायनहार्ट खजानी में आ चुका है, और खजानी में आने के बाद में उसने यहाँ पर तबाही मचाना चालू कर दिया है, और उसकी इन सभी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम सभी लोगों ने हम सभी को धोखा दिया है, मतलब कि तुम कजिस्तान वालों ने नाहमा को धोखा दे दिया है। ये सब कुछ सुनकर रेहमान का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, यहाँ पर धोखे की बात क्यों कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लॉर्ड मतलब कि मेरे अमीर सर टायर अल मडानी शायद वो इन सभी के साथ में मिले हुए हैं। इन सभी चीजों को सोचते हुए रेहमान को गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सभी लोग सच में काफी ज्यादा कमीने इंसान हो, तुम दूसरे राज्य की टेरिटरी के अंदर आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। रेहमान बोलता है कि तुम्हें तो रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, पर जरा देखो तो तुम तो यहाँ पर भटक रहे हो, और इसके अलावा तुम यहाँ पर आकर चारों तरफ में मिट्टी के तूफान बनाए जा रहे हो, जिससे आसपास की सारी चीजें तबाह होती जा रही है। रेहमान की इस बात को सुनकर मैजिशियन बोलते हैं कि रेहमान सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या तुम्हें पता नहीं कि अगर हमें यहाँ पर इस पूरे रेगिस्तान में मिट्टी के तूफान को उठाना है, जिससे कि हम इस पूरे रेगिस्तान को और ज्यादा बढ़ा सके, तो इस चीज को करने के लिए हमें कम से कम 100 से ज्यादा मैजिशियन की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर रेहमान पूरी तरीके से चौंक जाता है, वो बोलता है कि तो फिर आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर ये सब तुमने नहीं किया तो फिर ये सब कौन कर रहा है। रेहमान की इस बात को सुनकर मैजिशियन फिर से गुस्सा आ जाता है, वो काफी तेजी के साथ में फिर से रेहमान के हाथों को मरोड़ देता है, और बोलता है कि तुम यहाँ पर हमसे कोई भी सवाल नहीं पूछोगे, बल्कि हम तुमसे सवाल पूछेंगे। इतना बोलते मैजिशियन काफी ज्यादा गुस्से में जाता है, और वो बोलता है कि कमीने अब मुझे बता कि आखिर यूजिन लायनहार्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। रेहमान चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब इन सबसे क्या फर्क पड़ता है, तुम सभी कमीनों की वजह से यंग मास्टर यूजिन लायनहार्ट पहले ही मारे जा चुके हैं। रेहमान की इस बात को सुनकर एक मैजिशियन बोलता है कि ये तो अच्छी बात है कि वो पहले ही मारा जा चुका है, वैसे भी उसकी लाइफ बिल्कुल बेकार थी। वो मैजिशियन इतना बोलता है कि तभी किसी मैजिशियन को वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होता है। वो इस चीज को फील करने के बाद में अपने दोनों मैजिशियन को अपने पास में बुलाता है, और फिर ये तीनों की तीनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं। एक मैजिशियन बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुमने ही तो बोला था कि उसको एक बहुत बड़े सेंट वोम ने पूरी तरीके से निगल लिया था, और अब तुम बोल रहे कि उसके बचने की भी संभावना हो सकती है। तभी वो बड़ा मैजिशियन बोलता है कि बात यह है कि उस सेंट वोम के नीचे की तरफ को हमें एक होल मिला है, ऐसा हो सकता है कि वो बंदा वहाँ से जिंदा बचकर बाहर निकल चुका है, और अगर वो बंदा बाहर निकल चुका है तो फिर ये चीज हमें काफी ज्यादा दिक्कत दे सकती है। पर कोई बात नहीं, हमने वहाँ पर असेसिन को भेज दिया, जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि उसको हम जल्दी पकड़ लेंगे। हम देखते हैं कि सारी की सारी बातें पीछे से रेहमान सुन चुका होता है, और उसको तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। वो मन में सोच रहा होता है क्या सच में यंग मास्टर यूजिन अभी तक जिंदा हो सकते हैं। एक मैजिशियन बोलता है कि क्यों ना हम उस बंदे को जिंदा पकड़ ले, और उससे जो भी कुछ हो सकता है वो सब कुछ पूछकर उसे मार दे। ये सुनकर दूसरा मैजिशियन बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम लायनहार्ट फैमिली के साथ में पंगा नहीं कर सकते, हम बस इतना कर सकते कि हम उसे पकड़कर उसकी मेमोरी को पूरी तरीके से खत्म करके फिर से यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इन दो मैजिशियन की इतना बोलने के बाद में एक तीसरा मैजिशियन बोलता है, नहीं, हमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो यूजिन लायनहार्ट को बचाना चाहिए, और फिर उसको बिल्कुल सही सलामत छोड़कर आना चाहिए, जिससे हमें काफी अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो वो मैजिशियन इतना बोलता है कि तभी एक बंदे को पीछे की तरफ को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनने के साथ में काफी तेज के साथ में उस तरफ को देखने लगता है। उसके साथ साथ बाकी सभी मैजिशियन भी उस तरफ को देख रहे होते हैं, और फिर तभी हम वहाँ पर हमारे किसी बंदे को खड़ा हुआ देख रहे होते हैं। ये बंदा दिखने में काफी अच्छे से जाना पहचाना लग रहा है। हमें दिखाया था कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा यूजिन होता है। ऐसा लगता है कि यूजिन के पीछे जो असेसिन लगे थे शायद उसने उन सभी को भी मार दिया, और वो यहाँ पर आ चुका है, और पता नहीं वो कब से यहाँ पर खड़ा हुआ है। हम देखते कि वो मैजिशियन हमारी यूजिन को देखकर बोलते कि आखिर ये यहाँ पर कब आ गया, आखिर वो सभी असेसिन जो कि इसके पीछे गए थे आखिर उनका क्या हो चुका है। इस चीज को सोचते सोचते उनमें से एक मैजिशियन अपनी किसी पावर को यूज करने लगता है, जिसकी मदद से उस शायद अपनी विजन को काफी ज्यादा दूर तक पहुंचा देता है। वो अपनी विजन को लगातार बढ़ाया जा रहा होता है, और काफी दूरी तक वो देखने लग जाता है, और फाइनली वो उस जगह का सीन देख रहा होता है जहाँ पर हमारे यूजिन ने सभी असेसिन के साथ में फाइट करी थी। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर असेसिन की लाशें बिछी पड़ी होती है, और वो सभी के सभी वहाँ पर मारे जा चुके होते हैं। ये सब कुछ देखते हुए मैजिशियन बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सभी इतने ज्यादा ट्रेंड असेसिन थे कि जो कि अपनी आंखों को बंद करके भी यहाँ पर पूरी जगह में घूमते घूमते किसी को भी मार सकते थे। उनकी स्किल काफी ज्यादा इंप्रूव थी, वो कॉम्बैट में काफी ज्यादा खतरनाक थे, पर फिर भी इस बंदे ने उसको मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ को हमारे यूजिन मन में सोच रहा होता है कि यार यहाँ के असेसिन इतने ज्यादा कमजोर क्यों हैं। उनके पास में बस एक स्टील्थ की स्किल थी, उनके पास में तो ज्यादा अच्छे से कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, इस वजह से उनको मारने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। इतना बोलते यूजिन बोलता है कि यार इनसे अच्छा तो पास्ट लाइफ
के अंदर था। पास्ट लाइफ के अंदर भी नाहमा में असिस्टेंट थे जिनसे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि उनकी जो स्किल थी, उनका जो एक्सपीरियंस था, वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। वो बिल्कुल एक डीमन के जैसे थे। यूजिन बोलता है कि यहाँ की फोर्स बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर इस जगह सच में नाहमा के लिए इतनी ज्यादा जरूरी, तो फिर यहाँ पर और भी खतरनाक बंदे होने चाहिए। यूजिन काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। वो मन में सोच रहा था कि आखिर नाहमा का सुल्तान करना क्या चाहता है। तो यूजिन इतना कुछ सोच रहा होता है कि तभी सामने की तरफ से रेमन चिल्लाते बोलता है कि यंग मास्टर, मतलब ये बंदा भी पगलेट है, ये शायद हमारे यूजिन से प्यार करने लगा है। लेकिन वही हम दूसरी तरफ को देखते हैं, यूजिन रेमन को देखकर काफी अजीब फेस बनाता है। तो मन में बोलता है कि कमीना यहाँ पर कैसे आ गया, मैंने तो इसको बाहर पूरी मुसीबत से बचा लेता और फिर ये भागकर यहाँ से निकल सकता था, तो फिर अब आखिर ये यहाँ पर कैसे पहुंच गया। तो यूजिन इतना बोलते हुए आगे की तरफ को बढ़ने लगता है और वो उन सभी मैजिशियन से बोलता है, तुम सभी से मैं बस थोड़े से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। यूजिन अपनी बात खत्म कर पाता है इससे पहले एक मैजिशियन अचानक से अपने हाथों को नीचे जमीन पर रख देता है और इसी के साथ में अपनी किसी मैजिक का यूज करने लगता है। वो जैसे ये चीज करता है, बिल्कुल तभी यूजिन के आसपास में जो भी मिट्टी होती है ऊपर की तरफ को उठते हुए यूजिन को चारों तरफ से कवर करने लगी है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से कवर हो जाने से पहले यूजिन ने यहाँ पर लगभग 300 साल पहले के एक सोड के छोटे से टुकड़े को निकाला होता है। और ये टुकड़ा क्या कर सकता है, इसके बारे में तो आप काफी अच्छे से जानते हैं। हम देखते हैं कि यूजिन उस टुकड़े को बाहर निकालने के साथ ही उसको बाहर की तरफ को धीरे से फेंक देता है और फिर उस टुकड़े को बाहर फेंकने के बाद में यूजिन ने खुद को केप ऑफ डार्कनेस से चारों तरफ से कवर कर लिया होता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो टुकड़ा अचानक से वहां पर ब्लास्ट कर जाता है। इस वजह से यूजिन के आसपास में वो मिट्टी जो कि उसको चारों तरफ से कवर कर रही थी, वो भी पूरे में बिखर चुकी होती है। ये चीज देखकर तो मैजिशियन भी काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं। वो भी सोच रहे थे कि अब आखिर ये क्या हो गया। हम देखते हैं दूसरी तरफ को हमारे यूजिन वो बिल्कुल सही सलामत होता है और उसके चारों तरफ में आसपास में वही पूरी की पूरी मिट्टी उड़ रही होती है। इसके अलावा हम उसके हाथ में देख सकते हैं उसने वहां पर उस सोड के टुकड़े को फिर से पकड़ लिया होता है। मतलब एक छोटा सा टुकड़ा इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सोचो अगर ये पूरी की पूरी सोड यूजिन के पास में होती तो फिर उसमें कितनी खतरनाक पावर होती। लेकिन चलो छोड़ो, हम दूसरी तरफ मैजिशियन को देखते हैं जो कि यूजिन की तरफ को देखकर बोलता है कि अब आखिर ये क्या चीज थी, क्या इसने यहाँ पर किसी तरीके के डिस्पेल मैजिक का यूज किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्पेल मैजिक तो पूरी के पूरे एरोथ में भी नहीं है। ऐसा लगता है कि इस बंदे ने यहाँ पर अपनी लाइनहार्ट फैमिली की किसी सीक्रेट टेक्निक को यूज किया है। इतना बोलते हुए मैजिशियन अपनी किसी पावर को यूज करने लगता है और वो अपने बाकी दोनों मैजिशियन से बोलता है कि हम यहाँ पर इसको जिंदा तो नहीं पकड़ पाएंगे, तो क्यों ना अब हम यहाँ पर इसको आज के दिन ही खत्म कर दें। इतना बोलते हुए यूजिन को मारने के लिए तैयार हो चुका होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ को हमारे यूजिन, उसके हाथों में तो खुजली होने लगती है। वो बोलता है कि तुम कमीनों ने सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक किया था, तो क्यों ना अब मैं भी तुम्हारे ऊपर अटैक करूं। इतना बोलते बोलते यूजिन यहाँ पर अपनी व्हाइट फिल्म मेथड को यूज करने लगता है और वो बोलता है कि तुम सभी कमीनों की वजह से मेरे हाथों में खुजली होने लगी है और अभी खुजली बस तुम्हें मारने के बाद में खत्म हो पाएगी। यूजिन सच में इनको मारने के लिए तैयार हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ को सभी मैजिशियन थोड़े थोड़े डरने लगे, लेकिन फिर भी सभी मैजिशियन यूजिन से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम देखते हैं अचानक से इन सभी मैजिशियन के अंदर नारुतो की आत्मा आ चुकी होती है और ये अपने हाथों से अजीब अजीब गंदे गंदे शेप बना रहे होते हैं और वो जैसे ही चीज करते हैं बिल्कुल तभी इनके सामने की तरफ को जमीन में एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज नीचे की तरफ से बाहर की तरफ को निकलने लगी। हम देखते कि वहां से अचानक से मिट्टी ऊपर की तरफ को उठ चुकी होती है और ये पूरी की पूरी चीज हमारे यूजिन भी देख रहा होता है। उसको भी समझ में आ चुका है कि अब यहाँ पर कोई ना कोई खतरनाक चीज आने वाली है। लेकिन हम देखते कि यूजिन इस चीज को देखकर तो और भी ज्यादा खुश हो चुका होता है। उसको लग रहा होता है कि जैसे अब वो यहाँ पर फाइट करके और भी ज्यादा एंजॉय कर सकता है। तो अब हम देखते कि हमारे यूजिन के सामने उन सभी मैजिशियन ने धूल की एक बहुत बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी होती है और इसको देखकर भी यूजिन पूरी तरीके से शांत खड़ा रहता है। और फिर थोड़ी देर बाद में यूजिन ने अपने हाथ में सोड का छोटा सा टुकड़ा पकड़ा हुआ था, जो कि एक समय पर ऐसी सोड का टुकड़ा था जिसको वर्माउथ ने यूज किया था। तो उसको वहां पर यूजिन पीछे की तरफ को करता हुआ फिर काफी तेजी के साथ में उसने उस टुकड़े को उस धूल की बड़ी सी दीवार के ऊपर फेंक दिया होता है, जिससे कि वो धूल की बड़ी सी दीवार एक ही बार में टूट जाती है। और बस इतना नहीं, बल्कि अब वहां पर वो जो छोटा सा टुकड़ा है वो काफी तेजी के साथ में सामने जाते हुए एक मैजिशियन के बिल्कुल सर में जाकर घुसता है। और ये चीज इतनी खतरनाक तरीके से हुई होती कि वो मैजिशियन तो अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पाता और शायद बस इसी एक ही छोटे से अटैक के साथ में वो मैजिशियन वहां पर मारा जाता है। अब ये चीज देखते उसके पास वाला जो मैजिशियन होता है उसकी तो फट चुकी होती है और वो अभी भी नारुतो के सिंबल बनाकर वहां पर खड़ा होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ को हमारे यूजिन अपने माना पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अब ऐसा लगता है कि यूजिन इन सभी मैजिशियन को काफी बुरी तरीके से मारने वाला है। तो हम देखते हैं कि यूजिन अपनी जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही काफी तेजी के साथ में वहां से जंप करते ऊपर की तरफ को जा चुका होता है। वो जिस जगह से जंप करके जाता है उस जगह की पूरी जमीन टूट चुकी होती है और वहीं दूसरी तरफ को हमारे यूजिन वहां से जंप करते हुए हवा में जा चुका होता है। और ये चीज नीचे की तरफ से दो मैजिशियन देख रहे होते हैं जो कि अभी पूरी तरीके से सही सलामत होते हैं। तो अभी दोनों मैजिशियन हमारे यूजिन को हवा में देखते हुए बोलते हैं कि चलो अभी हमारा मौका है। इतना बोलते हुए काफी तेजी के साथ में फिर से नारुतो के अलग अलग सिंबल बनाने लगते हैं और ये चीज देखकर तो यूजिन भी बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है, बिना मतलब अपनी उंगलियों को हवा में क्यों घुमाए जा रहे हैं। यूजिन बोलता है कि मुझे पता ही है, बस मेरा ध्यान खुद की तरफ को खींचना चाहते हैं ताकि मैं इनके उस अटैक को इग्नोर कर दूं जो कि मेरे पीछे की तरफ से आ रहा है। यूजिन जैसा बोलता है बिल्कुल वैसे हम देखते हैं कि उसके पीछे की तरफ से सच में वहां पर अटैक हो रहे होते हैं। उसके पीछे की तरफ से काफी सारे स्पेयर उसके ऊपर निकलते उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो उनके इस अटैक को पूरा हो जाने से पहले हमारे यूजिन अपने केफ ऑफ डार्कनेस से एक वेपन को बाहर निकालता है जो कि दिखने में बिल्कुल हंटर टाइप का वेपन होता है। तो हमारे यूजिन इन्हीं सभी हंटर जैसे वेपन से इन सभी अटैक को अपने ऊपर लगने से रोक देता है और इस चीज की उम्मीद तो उन मैजिशियन ने बिल्कुल भी नहीं करी होती है। इसी वजह से वो मैजिशियन काफी ज्यादा घबराने लग जाते हैं। लेकिन तभी हमारे यूजिन उनको बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता। वो तो काफी तेजी के साथ में अपने हंटर को उसकी गर्दन पे लपेट देता है और बस एक ही झटके के साथ में अगले पल में यूजिन ने उस मैजिशियन की गर्दन को अलग कर दिया होता है। वैसे ही ये चीज सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। तो यहाँ पर एक और मैजिशियन को मार देने के बाद में यूजिन काफी कूल और काफी खतरनाक अंदाज में नीचे की तरफ को आ चुका होता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर एक मैजिशियन बचा होता है। लेकिन वो एक मैजिशियन काफी ज्यादा डर चुका होता है। वो तो यूजिन के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता और दूसरी तरफ से यूजिन भी उसको काफी खतरनाक
खतरनाक तरीके से घूरे जा रहा होता है। तो अब थोड़ी देर तक उसको देखने के बाद में यूजिन उससे बोलता है कि कमीने मुझे बता कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। यूजिन के इस सवाल को सुनकर वो मैजिशियन की पूरी बॉडी कांपने लग जाती है। वो यहाँ पर यूजिन को कुछ बोलने की कोशिश करता है पर वो इतना डर चुका है कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता। ये चीज देखते हुए यूजिन बोलता है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, मुझे नहीं लगता कि तुम सुल्तान की फोर्स में से हो सकते हो। ऐसा लगता है कि तुम सुल्तान को बिना बताए यहाँ पर ही सारी चीजें कर रहे हो। यूजिन की इस बात को सुनकर मैजिशियन बोलता है कि नहीं नहीं तुम ये क्या बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इतना बोलते हुए पीछे की तरफ को हटने लगता है, लेकिन तब तक हमारे यूजिन एक छोटे से डेगर को उसकी जांघों में घुसेड़ देता है। इस चीज की वजह से वो मैजिशियन तो दर्द में चिल्लाने लग जाता है, लेकिन यूजिन उससे बोलता है कि अगली बार तो मैं तुम्हारा सीधा सर उड़ा दूंगा, इसलिए चुपचाप से मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूंगा तुम बस उनका सीधा सीधा जवाब दे देना। यूजिन की इस बात को सुनकर मैजिशियन की जबान चलने लगती है। वो बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसके अंदर सुल्तान किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, ये सब कुछ सुल्तान की कमांड के बिना किया गया है। यूजिन बोलता है कि अगर ये सब कुछ करने के लिए सुल्तान ने ऑर्डर नहीं दिया तो फिर आखिर ये सब कुछ तुम किसके कहने पर कर रहे हो? क्या यहाँ पर तुम ये सब कुछ कजाकिस्तान के लॉर्ड के कहने पर कर रहे हो? क्या वही कमीना जो कि इन सभी चीजों के पीछे लगा हुआ है? यूजिन ये सवाल पूछता है, लेकिन मैजिशियन उसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। और ये चीज देखते हुए तो यूजिन फिर से अपने टेकर को बाहर निकाल देता है। ये चीज देखते हुए मैजिशियन बोलता है कि नहीं वो इसमें नहीं मिला हुआ, पर बस इतना ही है कि वो यहाँ पर थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहा है, पर फिर भी वो हमारे साथ में नहीं मिला हुआ। इसकी सारी बकवास सुनते हुए यूजिन काफी तेजी के साथ में अपने डेगर को फिर से उसकी बॉडी के ऊपर मार देता है। उसने फिर से एक और डेगर को उसकी दूसरी टांग में घुसेड़ दिया होता है। और इतना हो जाने के साथ ही मैजिशियन चिल्लाता हुआ बोलता है कि इन सभी चीजों के पीछे एमिलिया मर्विन है। तो अब हम देखते हैं कि एमिलिया का नाम सुनने के साथ ही यूजिन तो पूरी तरीके से खामोश हो जाता है। मन में बोलता है कि ये जो डंजन है क्या ये एमिलिया मर्विन की डंजन है? इतना बोलते हुए यूजिन थोड़ा घबराने भी लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं यूजिन उस मैजिशियन को बोलता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी की पूरी डंजन एमिलिया की हो। एमिलिया की डंजन यहाँ पर हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो आंसू डेजर्ट के अंदर रहती है। यूजिन की इस बात को सुनकर मैजिशियन बोलता है एमिलिया वर्मिन लगभग 6 सालों से इस जगह पर आती रहती है। वो असुरा डेजर्ट के साथ साथ इस डेजर्ट में भी आती जाती रहती है। ये सुनकर तो यूजिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो ये चीज उस बंदे से भी पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर वो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही है। यूजिन के इस सवाल को सुनकर वो बंदा पूरी तरीके से खामोश रह जाता है। इस बार तो सच में ऐसी कोई चीज है जो कि वो यूजिन को नहीं बताना चाहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ को हमारे यूजिन बोलता है अगर तुम्हें एमिलिया मर्विन से डर लग रहा है तो फिर मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें काफी ज्यादा आसान कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अभी के अभी मार देता हूँ। और एमिलिया मर्विन के हाथों से तड़प के मरने से तो अच्छा है कि तुम मेरे हाथों से मर जाओ। ये चीज सुनकर तो वो मैजिशियन एमिलिया मर्विन के बारे में सोच रहा होता है। वो मन में बोलता है कि बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, अगर मैं उस लड़की के हाथ में लग गया तो वो तो मुझे काफी बुरी तरीके से मारेगी, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर इसे सब कुछ बता दूं। अभी मैजिशियन बोलता है कि इस डंजन को बनाया गया ताकि हम यहाँ पर जो डेजर्ट है उसको काफी तेजी के साथ में फैला सके। और इसके अलावा इसको जाने डेजर्ट के अंदर हमने और भी कई सारे लेबिरिंथ को बना रखा है, पर ये वाला जो डंजन है ये काफी पुराना है, ये लगभग 10 साल पहले का है। मैजिशियन बोलता है कि लगभग 6 सालों पहले हमें पता चला कि ये लेबिरिंथ और भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। हमने देखा था कि यहाँ पर अंडरग्राउंड में बहुत ज्यादा बड़ी जगह बन चुकी है, पर हम उस अंडरग्राउंड के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ का जो गेट है पूरी तरीके से सील हो रखा था। हमने वहाँ पर उस डोर को ओपन करने की कोशिश भी करी पर फिर भी हम उसको ओपन नहीं कर पाए। तो इसी वजह से हमने लेडी अमीलिया की मदद मांगी थी और फिर तब से लेडी अमीलिया यहाँ पर आती रहती है। ये सब कुछ सुनकर यूजिन अपने केप में से एक छोटे से डेगर को बाहर निकालता है और बोलता है कि अच्छा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया। बोलते बोलते यूजिन ने उस डेगर को उस मैजिशियन के सर पे मार दिया होता है। मतलब कि यूजिन ने जैसा बोला था कि मैं तुम्हें बिल्कुल शांति से एक झटके में मौत दे दूंगा, तो यूजिन ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने सीधा उसके सर के ऊपर ही अपने डेगर को घुसेड़ के उसको मार दिया है। अब यहाँ पर यूजिन ने इन तीनों के तीनों मैजिशियन को निपटा दिया होता है। मतलब कि ये लेबिरिंथ पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर इन तीनों मैजिशियन के मर जाने के बाद में जो रेमन जो कि पीछे की तरफ को बंधा पड़ा था वो भी पूरी तरीके से फ्री हो चुका होता है। यूजिन बोलता है कि यहाँ के फाइटर काफी ज्यादा वीक है और यहाँ पर असेसिन्स भी काम कर रहे हैं और ये सभी के सभी अमेलिया मर्विन के लिए काम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको रास्ते से हटा सके। और आखिर सब लोग ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? यूजिन इतना कुछ सोच रहा होता है तब तक रेमन भी उसके पीछा था और बोलता है कि यंग मास्टर हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि अगर सच में ये डंजन अमेलिया मर्विन की डंजन है तो फिर हम काफी बुरी तरीके से यहाँ पर मारे जाने वाले हैं। ये सुनकर यूजिन बोलता है कि पर आखिर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे कैसे, क्योंकि हम तो इस डंजन मतलब की लेबिरिंथ की काफी ज्यादा गहराई में आ चुके हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि एमिलिया मर्विन अभी यहाँ पर हो सकती है क्योंकि एमिलिया की जो रियल डंजन है वो असू डेजर्ट के अंदर है। इस वजह से इतनी दूर यहाँ पर तो नहीं रह रही होगी, वो वहीं पर होगी। रेमन बोलता है कि पर यंग मास्टर आपको पता है ना कि वो कभी भी यहाँ पर आ सकती है, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ करके बस यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुनकर यूजिन बोलता है कि पर अगर हम यहाँ से निकल भी जाते हैं तो भी हमें इस तरीके से जिंदा नहीं जाने देगी, वो कभी ना कभी तो हमें ट्रेस करके हमारा पीछा करते हुए आई जाएगी। फिर इस वजह से उसके रास्ते में जो कोई भी आएगा वो उन सभी को मार देगी। इतना बोलते हुए यूजिन आगे की तरफ को जाने लगता है और बोलता है कि हमें कभी ना कभी तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। इतना बोल देने के बाद में यूजिन मन में सोच रहा होता है मैं कुछ भी करके एमिलिया को इग्नोर करना चाहता था, अब यहाँ पर मेरे सामने कोई भी चॉइस नहीं बची, मुझे उसका किसी न किसी दिन सामना करना ही पड़ेगा। यूजिन इतना सोचते हुए रेमन की तरफ को देख रहा था और रेमन सच में इस वक्त काफी ज्यादा चिंता में पड़ चुका होता है क्योंकि उसकी तो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फटी पड़ी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। और ये चीज देखकर यूजिन उससे बोलता है कि आखिर तुम अभी तक भागे क्यों नहीं? मन बोलता है यंग मास्टर आपने लगभग मुझे 2 बार बचा लिया है, इसलिए मैं इस तरीके से यहाँ से नहीं जा सकता और अगर एमिलिया मर्विन आपको मारने के लिए आती है तो मैं आपके साथ में मिलकर उससे फाइट करूंगा, मैं अपनी जान दांव पे लगाकर आपको यहाँ से जिंदा बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर यूजिन बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारी स्किल कितनी ज्यादा बेकार है, तुम्हारी स्किल से तुम मेरी मदद तो नहीं कर सकते, इसलिए मुझे लगता है कि तुम जहाँ से आए हो तुम्हें वहीं पर लौट जाना चाहिए। रेमन बोलता है कि नहीं यंग मास्टर मैं इस तरीके से आपको छोड़ के नहीं जा सकता। रेमन तो यहाँ पर यूजिन की बातें बिल्कुल नहीं सुन रहा था और ये चीज देखते हुए हमारे यूजिन अपने यहाँ पर किसी स्किल को यूज करने लगता है। हम देखते हैं कि यूजिन अचानक से वहाँ से ब्लर हो चुका होता है, मतलब कि अचानक से काफी तेज से वहाँ से गायब हो चुका होता है और फिर पलक झपकने के
साथ ही वो काफी तेजी के साथ में रेमन के पीछे की तरफ को आ जाता है। तो वहाँ पर आने के साथ ही उसकी गर्दन के ऊपर एक पॉइंट पर अटैक करते हुए उसने वहाँ पर उसको बेहोश कर दिया होता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे यूजिन इस बंदे की थोड़ी सी परवाह करता है, क्योंकि ये बंदा अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे यूजिन की मदद करना चाहता है और हमारे यूजिन इसको नहीं मरवाना चाहता है। इसी वजह से वहाँ पर उसको एक जगह पर बिठाकर चुपचाप वहाँ से निकल चुका होता है। अब हमारे यूजिन वहाँ से जाते जाते मन में सोच रहा होता है कि उस मैजिशियन ने बोला कि ये लेब्रिन 6 साल पहले अचानक से एक्सपेंड हो गई, मतलब कि काफी बड़ी हो गई। और ये बिल्कुल वो समय जिस समय पर हमारे यूजिन ने ब्लड सक्सेशन रिचुअल को पूरा किया था। उस समय पर यूजिन को उस रिचुअल को पूरा करने के बाद में ट्रेजर में से कुछ चीजें मिली थी, जिसके अंदर उसे हामिल का नेकलेस मिला था। उस नेकलेस को लेने के बाद से शायद ही सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। अब यूजिन वहाँ पर अपने नेकलेस को देख रहा होता और बोलता है कि ये लेब्रिंथ लगभग 10 सालों से यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, पर यहाँ पर काफी अजीब बात है कि 6 सालों पहले अचानक से एक्सपेंड हो गई। क्या ये सब कुछ मेरे नेकलेस के लेने की वजह से हुआ? क्या मेरे नेकलेस के लेने की वजह से हामिल की जो ग्रेव थी वो अचानक से गायब हो गई, जिस वजह से लेब्रिंथ भी और ज्यादा बड़ा हो चुका है? इतना बोलते हुए यूजिन काफी गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि और अमेलिया मर्विन उसी टाइम पर यहाँ पर आ गई। ऐसा लगता है कि अमेलिया मर्विन ने पक्का कुछ ना कुछ तो मेरी ग्रेव के साथ में किया होगा। इतना बोलते हुए यूजिन काफी आगे निकल चुका होता है और फाइनली उस जगह पर पहुंच चुका होता है जहाँ से नीचे के लिए रास्ता जाता है। यूजिन वहाँ पर खड़ा खड़ा नीचे देख रहा होता है और मन में बोलता है कि ये वो जगह जहाँ से नीचे जाने पर मुझे अपनी ग्रेव मिल सकती है। शायद मेरी कब्र अभी भी नीचे की तरफ को हो सकती है, या फिर कमीनी एमिलिया ने उसको अब तक तबाह कर दिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे यूजिन उस गड्ढे की तरफ को बढ़ने लगा है। वो अपने पैर को आगे की तरफ को करने लगा है और फाइनली यूजिन ने यहाँ पर इस गड्ढे के अंदर जंप कर दी होती है। वो काफी तेजी के साथ में नीचे गिर रहा होता है। इस वजह से वो यहाँ पर अपने स्पिरिट की पावर को यूज करते हुए अपने आप को हवा में फ्लोट कराने लग जाता है। तब यूजिन धीरे धीरे करके नीचे की तरफ को जा रहा है और वो यहाँ पर अपनी बॉडी को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा होता है। तब थोड़ी देर तक लगातार यूजिन नीचे की तरफ को जा रहा होता है और फाइनली वहाँ पर नीचे की तरफ को उसे एक दरवाजा दिखने लगता है, जो कि बिल्कुल एक बेसमेंट के दरवाजे की तरह बना होता है, पर इसका साइज तो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो यूजिन उस दरवाजे को देखते हुए बोलता है, तो क्या यही वो दरवाजा है जिसके बारे में सभी मैजिशियन बात कर रहे थे? इतना बोलते हुए यूजिन नीचे की तरफ को उतर चुका होता है और फाइनली हम देख सकते हैं कि सच में वो जो नीचे का अंडरग्राउंड का दरवाजा वो सच में काफी ज्यादा बड़ा होता है, पर यहाँ पर वो दरवाजा खुल चुका होता है। ये चीज देखकर यूजिन को काफी बुरा लगता है। वो बोलता है कि ये दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब तो यही है कि अमेलिया मर्विन पक्का अंदर जा चुकी होगी, उसी ने इस दरवाजे को खोला होगा। इतना बोलते हुए हमारा यूजिन भी नीचे की तरफ को जाने लगा है। वो ऊपर की तरफ से लटकते हुए नीचे की तरफ को पूरी सीन को देख रहा होता है और जब उसे लगता है कि नीचे कोई भी दिक्कत नहीं, तब वो फाइनली नीचे की तरफ को आकर लैंड होता है। अब हमारे यूजिन जैसे नीचे की तरफ को उतरता है, हमें दिखाया था कि वहाँ पर आसपास में काफी बड़ा खुला एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ में चट्टानें बिखरी पड़ी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर किसी ने काफी तगड़ी फाइट लड़ी है। हम यहाँ की दीवारों में गड्ढे पड़े हुए देख रहे होते हैं, जो कि काफी खतरनाक अटैक की वजह से बनते हैं। ये चीज देखते हुए यूजिन बोलता है कि पक्का यहाँ पर किसी न किसी ने बैटल करी है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ में बैटल के ट्रेसेस बने हुए हैं। क्या ये सब कुछ सेना ने किया? क्या वो यहाँ पर किसी के साथ में फाइट लड़ रही थी? सेना यहाँ पर मेरे ग्रेव को बचाने के लिए आई थी। तो इतना बोलते हुए यूजिन अब वहाँ पर सामने की तरफ को चलता हो जा रहा होता है और वो सामने किसी चीज को देखकर अचानक से काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यूजिन के बिल्कुल सामने की तरफ को हमिल का एक बहुत ही बड़ा सा स्टेचू बन रखा होता है। ये चीज देखकर मैं तो कंफर्म हो चुका हूँ कि पक्का ये हमारी यूजिन का ग्रेवयार्ड है, क्योंकि हमें उसके स्टेचू को काफी करीब से दिखाया जाता है और ये पक्का हमिल है, ये और कोई नहीं है, क्योंकि हमिल के फेस पर ये अजीब से कोई निशान बने हुए थे, जो कि उसकी फाइटिंग के निशान थे। ये सारी चीजें देखकर यूजिन भी काफी ज्यादा दंग रह जाता है। वो भी सोच रहा था कि यहाँ पर सच में मेरे लिए एक मूर्ति बना रखी है। तब हमें यहाँ पर हमारी यूजिन की मूर्ति के नीचे की तरफ को जो भी शब्द लिखे हुए हैं उनको दिखाया जाता है। उनमें हमारी यूजिन की पुरानी लाइफ का नाम, मतलब कि हमिल डायनास लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि वो 421 से 459 तक जिया था, मतलब कि यूजिन ने 38 सालों की लाइफ जीती। और इसके अलावा हम देखते हैं वहाँ नीचे लिखा होता है कि कमीना, धोखेबाज, बिल्कुल कचरा, बिल्कुल बेकार आदमी। पर इसके अलावा वहाँ पर लिखा होता है कि पर बहुत ज्यादा ब्रेव, बहुत ज्यादा फेथफुल और बहुत ज्यादा वाइज और ग्रेट, एक ऐसा बंदा जो दूसरों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। मतलब यहाँ पर यूजिन के लिए बुरी के साथ साथ काफी सारी अच्छी बातें भी लिखी है। इन सबको पढ़ते हुए तो यूजिन का माथा ही खराब हो जाता है। वो तो अपना सर पकड़ लेता है। वो सामने की तरफ की चीजों को पढ़ते हुए बोलता है कि तुम मुझे ब्रेव और फेथफुल और साथ में ग्रेट बता रही हो। इतना बोलते बोलते यूजिन के तो आंसू निकल चुके होते हैं। वो बोलता है कि कमी नहीं, जब मैं जिंदा था तब तुमने मेरी इतनी तारीफ क्यों नहीं करी? ये सब कुछ बोलते हुए यूजिन बस वहाँ पर लगातार रोए जा रहा होता है और बोलता है कि मेरे मर जाने के बाद में मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें लिखी गई है, पर आखिर इन सब का क्या ही मतलब बनता है? तो इतना कुछ बोलते बोलते यूजिन रोते रोते फाइनली वहाँ पर थक हार कर बैठ चुका होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि यूजिन की आंखें लाल हो चुकी होती है, मतलब कि हमारे यूजिन सच में यहाँ पर काफी देर तक रो रहा था। और इसके अलावा यूजिन यहाँ पर बैठे बैठे सभी चीजों को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर सच में काफी खतरनाक फाइट हुई है, पर फिर भी मेरा ये स्टेचू आखिर इसको अभी तक कुछ भी क्यों नहीं हुआ? यूजिन बोलता है कि मीर ने मुझे बताया था कि लगभग 200 साल पहले मैडम सेना को कुछ अजीब सा फील हुआ था, इस वजह से वो एरोथ को छोड़कर यहाँ पर इस ग्रेवयार्ड में आ गई थी और पक्का यहाँ पर आने के बाद में उसने किसी न किसी के साथ में तो फाइट करी होगी। यूजिन बोलता है कि सेना काफी ज्यादा पावरफुल थी और मेरे मर जाने के बाद में तो और भी ज्यादा पावरफुल बन गई थी। मैंने सेना की विचक्राफ्ट को देखा है, उसको देखकर मैं बोल सकता हूँ कि उसके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि वो यहाँ पर आकर किसी से हार चुकी थी, क्योंकि अगर वो जीत गई होती तो फिर उसने मेरी इस ग्रेवयार्ड को इतनी बुरी हालत में नहीं छोड़ा होता। यूजिन सेना को याद करते हुए बोल रहा होता है कि सेना क्या तुम मर चुकी हो? पर सेना अगर तुम मर चुकी होती तो फिर तुम्हारा जो इल्यूजन मैंने एरोथ के अंदर देखा था वो मुझे वहाँ पर नहीं दिखना चाहिए था। यूजिन अपने आप को संभालता और बोलता है कि पक्का सेना कहीं ना कहीं पर जिंदा होगी, पर वो इतनी बुरी हालत में होगी जिस वजह से उसने अपने आप को कहीं पर छुपा कर रखा होगा। यूजिन बोल रहा होता है कि सेना आखिर तुम्हारे साथ में सब कुछ किसने किया? क्या ये सब कुछ उन डीमंस ने या फिर डीमन के किंग ने किया है? क्योंकि बस डीमन किंग है जो कि तुम्हें टक्कर दे सकते हैं। यूजिन बोलता है कि या तो ये सब कुछ डीमन किंग ऑफ इनकार्नेशन या फिर ये डीमन किंग ऑफ रियून ने किया होगा। ना कुछ सोचते हुए यूजिन खड़ा होता और बोलता है कि यहाँ पर बैठे बैठे मुझे सभी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, मुझे खुद जाकर सेना के बारे में पता लगाना होगा। पर यहाँ से जाने से पहले मुझे इस पूरी जगह को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर सेना ने
मेरे लिए कोई ना कोई तो क्लू छोड़ा होगा। इतना बोलते हुए यूजिन यहाँ से निकल चुका है और अब वो यहाँ पर अपने पूरे ग्रेवयार्ड को चेक करने वाला है। तब यूजिन बोलता है कि मेरे सभी साथियों ने मेरे लिए ग्रेव को बनाया और पक्का यहाँ पर आने के बाद में सभी के सभी काफी ज्यादा रोए होंगे। यूजिन इमेजिन करते हुए बोलता है कि ब्रेव मोरन और साथ में सेन है तो काफी पागलों की तरह रोए होंगे। यूजिन जब वर्माउथ के बारे में इमेजिन कर रहा होता तब वो उसको रोते हुए इमेजिन नहीं कर पा रहा होता है। वो खुद बोलता भी कि यार मैं वर्माउथ को रोते हुए इमेजिन नहीं कर पा रहा। पक्का वो यहाँ पर आकर बिल्कुल भी नहीं रोया होगा। और यूजिन याद करते हुए बोलता है कि जब हम काफी खतरनाक एनिमीज को हरा दिया करते थे तो हम सभी तो काफी जोश में आकर सेलिब्रेट किया करते थे, पर वहीं दूसरी तरफ को जो वर्माउथ होता था वो हम सभी को घायल देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता था। वो हमेशा बोला करता था कि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना जिससे कि मैं तुम सभी के ऊपर बिल्कुल भी दिक्कत ना आने दूं। ये चीज सुनकर हमारे यूजिन जो कि हमील हुआ करता था वो उसको काफी बुरी बुरी बोलता था। बोलता था कि तू हमेशा फाइट के बाद में रोना क्यों चालू कर देता है। तो हम यहाँ पर ये पास्ट के सीन देख पा रहे होते जहाँ पर हमारा हमील वर्माउथ को सुनाने लग जाता है। वो बोलता है वर्माउथ कमीने क्या तू अपने आप को कोई भगवान मानता है? जो पता है ना तू हमारी तरह इंसान है, इसलिए बस ऐसा मत सोचा कर कि तू हमेशा अकेला सब कुछ कर लेगा। हमील हमारे वर्माउथ को सच में काफी बुरी बुरी बोलता था और ये सब कुछ सुनकर हमारी एनिस उस टाइम पर उसे बोलती थी कि नहीं यार तुम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं वर्माउथ को इतनी बुरी तरीके से नहीं डांटना चाहिए। सुनकर हमारा हमील हमेशा एनिस को बोला करता था कि एनिस मैं तुम्हारे बारे में तो जानता हूँ, तुम भी हमेशा इसको बोलते हो कि अपने आप के ऊपर ज्यादा ही जोर देता रहता है, तो इसलिए अब तुम्हें भी यहाँ पर इसको समझाना चाहिए और यहाँ पर फालतू की एक्टिंग तो मत करना। हम देखते कि वहाँ पर एनिस अच्छा होने का नाटक करने लगती है। वो बोलती कि मैं वर्माउथ को यहाँ पर ऐसा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा उसको बुरा बोलो, इस वजह से मैं वर्माउथ के लिए बोलती हूँ उसे खुद के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। ये सब कुछ नाटक को देखकर अमील का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। हम देखते कि यहाँ पर हमारा यूजिन इन सभी बातों को याद करते बोलता है कि यार काश मैं फिर से पास्ट के समय की सारी बातें फिर से अपने दोस्तों के साथ में कर सकता, अगर ऐसा होता तो सच में मेरा दिल काफी ज्यादा खुश हो जाता। इतना बोलते भी यूजिन वहाँ पर फिर से रोना चालू कर देता है और थोड़ी देर तक रोने के बाद में हम देख सकते हैं यूजिन की आंखें फिर से लाल हो जाती है, पर वो फिर भी यहाँ पर रोता रोता आगे चलता ही जा रहा होता है। और फाइनली थोड़ी देर तक चलने के बाद में उसे एक दरवाजा दिखाई देता है और वो दरवाजा भी वहाँ पर खुला पड़ा होता है। अब ये चीज देखकर यूजिन बोलता है कि आखिर मेरे इस ग्रेवयार्ड के अंदर यहाँ पर ही दरवाजा क्या कर रहा है, और चलो कोई बात नहीं मुझे एक बार जाकर चेक करना चाहिए। इतना बोलते हुए यूजिन उस दरवाजे के पास में जाता है। उस दरवाजे के पास में जाकर वो दरवाजे को खोलकर सामने की तरफ को देखने लगता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है बिल्कुल तभी हम उसकी दूसरी तरफ को एक बंदे को वहाँ पर बैठा हुआ देख रहे होते हैं। और बस इतना नहीं बल्कि उस बंदे के पीछे एक और दरवाजा बना होता है। ये चीज देखते हुए यूजिन बोलता है कि एक दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा, और इसके अलावा यहाँ पर एक बंदा शायद उसको गार्ड भी कर रहा है। ये चीज देखते हुए यूजिन बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम आखिर इस दरवाजे के सामने क्यों बैठे हुए हो। यूजिन जैसे ये चीज बोलता तभी वो बंदा खड़ा होने लगता है। उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सा ऑरा भी निकलने लगता है और फाइनली वो बंदा खड़ा हो जाने के बाद अपने पैरों को तेजी से जमीन पर मारता है और फिर इसी के साथ में फाइनली हमें वहाँ पर उस बंदे को दिखाया जा रहा होता है। ये बंदा दिखने में बिल्कुल यूकेंडो पावर रेंजर जैसा लग रहा होता है, लेकिन इसका ये जो आर्मर है सच में काफी खतरनाक लग रहा है। अब ये चीज देखते हुए यूजिन मन में सोचता है क्या ये कोई डीमन है, पर अगर ये डीमन होता तो फिर इसके अंदर कोई लाइफ फॉर्म तो होती, लेकिन यहाँ पर इस बंदे के अंदर तो कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं है, तो क्या ये कोई एक अनडेड हो सकता है। ये सब कुछ सोचते हुए यूजिन उससे बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर तुम कौन हो। यूजिन की इस बात को सुनकर सामने से यूकेंडो का पावर रेंजर बोलता है मेरा नाम हमील दी फूलिश है। इतना बोलते हो काफी तगड़े तरीके से हमारे यूजिन को एक खतरनाक सा पोज भी दे रहा होता है, लेकिन इसने यहाँ पर अपने आप को हमील बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम देखते कि हमारे यूजिन अपना खुद का नाम सुनने के साथ में पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है। थोड़ी देर तक लगातार वो उस पावर रेंजर को घूरे ही जा रहा होता है और फिर फाइनली काफी खतरनाक से फेस के साथ में उसे बोलता है कि कमीने आखिर तूने अभी अभी क्या बकवास करी, एक बार अपनी तरफ देख, तू अपने आप को हमील बता रहा है, तू तो एक मरे हुए नाइट की तरह लग रहा है। यहाँ पर हमील की ग्रेवयार्ड में मरे मरे तू अपने आप को यहाँ पर हमील समझने लगा है। तो यूजिन यहाँ पर इस नाइट को सारी बातें बोल रहा होता है, लेकिन तब तक अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और वो इस चीज को सोचने के साथ में काफी गुस्सा हो चुका होता है। मन में बोलता है कि ये पूरी की पूरी जगह मेरी कब्र है, तो फिर ये जो नाइट जो कि अपने आप को हमील बता रहा है मुझे लगता है कि इसकी कवच के पीछे एक बॉडी हो सकती है। इतना कुछ सोचते भी यूजिन बोलता है कमीने जल्दी से अपना हेलमेट उतार और मुझे अपना चेहरा दिखा। यूजिन की इस बात को सुनकर वो नाइट वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा होता, बल्कि वो तो चुपचाप हमारे यूजिन को देखे जा रहा होता है। और दूसरी तरफ को हमारा यूजिन सच में काफी ज्यादा गुस्से में हो चुका है और अब तो वो उसके ऊपर सीधा अटैक करने के लिए जा रहा है। बोलता हुआ जा रहा है कि कमीने जल्दी से अपना हेलमेट उतार, मुझे तेरे चेहरे को देखना है। वैसे मैं बता दूं यूजिन सोच रहा है कि यहाँ पर हमील की जो बॉडी थी उसके ऊपर किसी ने कंट्रोल करके उसको एक नाइट में बदल दिया है। तो हम देखते हैं हमारी यूजिन काफी तेजी के साथ में उस नाइट की तरफ को तो जा रहा होता है, पर वो नाइट उसको देखकर वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा होता। ये चीज देखते हुए यूजिन को लगता है कि उसे अलग तरीके से अटैक करना होगा, इस वजह से वो अचानक से वहाँ से ऊपर की तरफ को जंप कर जाता है। अब हम हमारे यूजिन को नाइट के बिल्कुल ऊपर की तरफ को देख रहे होते हैं, पर वो नाइट भी हमारे यूजिन को देख रहा होता है। लेकिन अब हमारे यूजिन अपने डार्क केप के अंदर से कुछ वेपन्स को बाहर निकालता है और बोलता है कि कमीने तूने यहाँ पर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। यूजिन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है। वो उस नाइट से बोलता है कि कमीने मुझे बता कि आखिर तुझे किसने इस बॉडी के अंदर डाल दिया है। इतना बोलते हुए यूजिन काफी तेजी के साथ में ऊपर से अपनी दोनों स्वॉर्ड के साथ में अटैक कर देता है। यह अटैक इतना खतरनाक होता है कि नाइट वहाँ पर उसको डिफेंड करने की जगह उसको अवॉइड करने की सोचता है। हम देख सकते हैं कि वो नाइट हमारे यूजिन के उस अटैक से बचते हुए पीछे की तरफ को हटता है, लेकिन तभी वो अचानक से यूजिन की बिल्कुल गर्दन पे एक तगड़ी सी स्लेश अटैक मारता है। पर यूजिन को भी इसके बारे में पहले से पता था, इसलिए वो भी काफी तेजी के साथ में उससे बच जाता है। और फिर मौका मिलने के साथ ही यूजिन ने काफी खतरनाक तरीके से उस नाइट के बिल्कुल पेट के ऊपर अटैक किया होता है। और इस बार यूजिन के इस अटैक को वो नाइट बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पाता, बल्कि इस बार हमारे यूजिन का अटैक उसके ऊपर लग चुका होता है। लेकिन हम देखते हैं यूजिन का अटैक उस नाइट के पेट के ऊपर जहाँ पर लगा था उस जगह पर एक अजीब सा रेड कलर का माना दिख रहा होता है। इस चीज को देखते हुए यूजिन बोलता है कि ये तो एक माना शील्ड है। यूजिन को पहले तो ये माना शील्ड लग रही होती है, लेकिन अब थोड़ी देर तक सोचने के बाद में बोलता है कि नहीं ये माना शील्ड नहीं है, बल्कि जो नाइट होते हैं वो डिमोनिक फोर्स को यूज करते हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि ये डिमोनिक फोर्स की शील्ड है। यूजिन के इतना बोलते बोलते उस नाइट ने खतरनाक तरीके से हमारे यूजिन के ऊपर स्टेप अटैक कर दिया होता है और ये वाला
वाला अटैक देखने में लग रहा है कि जैसे इससे हमारे यूजिन को सच में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ सकता है। हम दूसरी तरफ यूजिन को देखते हैं कि वो अब यहाँ पर इस अटैक को देखते हुए अपनी दोनों वेपन्स को आगे कर लेता है। वो यहाँ पर इस अटैक को डिफेंड करने की सोच रहा होता है, लेकिन इस नाइट का ये जो स्टेप अटैक होता है इसके अंदर इतनी फोर्स होती है कि हमारे यूजिन उसको नहीं संभाल पाता, बल्कि वो तो वहां से उछलते हुए पीछे की तरफ को जाने लगता है। पर वो फिर भी अपने आप को बड़ी आसानी के साथ में संभाल लेता है, लेकिन उसको भी समझ में आ चुका है कि ये बंदा पावरफुल है। हम देख सकते हैं उस नाइट के अटैक को डिफेंड करने की वजह से यूजिन के हाथ काफी बुरी तरीके से कांपने लग जाते हैं। उसको अपने हाथों में बहुत ही ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। अब हमारे यूजिन इस नाइट की तरफ को देखते हुए बोलता है, पक्का इस नाइट को उस एमिलिया मर्विन ने बनाया होगा। 6 सालों पहले जब वो यहाँ पर आई थी तब उसने मेरी बॉडी का यूज करते हुए इस नाइट को बना दिया होगा। यूजिन बोलता है कि एमिलिया मर्विन को पता था मेरी बॉडी यहाँ पर है और मेरे पास में कोई भी सोल नहीं है, इस वजह से मेरी बॉडी को यूज करने के लिए उसने एक नाइट की सोल को मेरे अंदर डाल दिया होगा। यूजिन बोलता है कि इस नाइट की जो पावर है वो लगभग पेट्रिया या फिर उससे भी ऊपर की हो सकती है। इसकी पावर बिल्कुल कार्मेन के बराबर हो सकती है, इस वजह से मैं इसको इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। इतना कुछ सोचते सोचते यूजिन काफी ज्यादा गुस्से में आने लगता है। उसके फेस की नसें फूलने लग जाती है और फिर अचानक से वो गुस्सा होते बोलता है कि आखिर इन सबसे क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे कमीना कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पर मैं इसको आज यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। इतना बोलते हुए यूजिन यहाँ पर अपनी माना की पावर को यूज करने लगता है। वो यहाँ पर अपने व्हाइट फ्लेम मेथड को यूज कर रहा होता है और फ्लेम मेथड को यूज करने के साथ ही यूजिन अचानक से अपनी जगह से गायब हो चुका होता है और वो इतनी स्पीड से गायब हुआ होता है कि नाइट को भी उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं हमारे यूजिन नाइट के बिल्कुल पीछे की तरफ से निकलता है और इस बार सच में नाइट को यूजिन की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए यूजिन बिल्कुल पीछे की तरफ से एक स्टिक जैसे किसी वेपन को बाहर निकालता है। कोई स्टिक जैसा वेपन या फिर ये कोई तगड़ी सी सोड है, इसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से जब वो इस नाइट के ऊपर अटैक कर देता है तभी अचानक से नाइट भी पीछे की तरफ को घूमता है और उसने यहाँ पर यूजिन के वेपन के ऊपर अटैक करते हुए उसको पूरी तरीके से डिफेंड कर लिया होता है। लेकिन फाइट यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकती। यूजिन यहाँ पर अपने उस वेपन को छोड़ देता है और वह अपने केप ऑफ डार्कनेस के अंदर से एक नया वेपन निकालता है जो कि काफी तगड़ी सी सोड होती है। उसी सोड के साथ में यूजिन ने यहाँ पर नाइट के बिल्कुल सर के सेंटर में अटैक किया होता है। यूजिन यहाँ पर अपनी पूरी जान स्पीड के साथ में अटैक किया होता है, पर फिर भी वो नाइट अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा लेता है। वो बिल्कुल साइड में हट चुका होता है और वहीं से उसने यूजिन के हाथों में जो सोड थी उसको भी वहां से हटा दिया होता है, मतलब कि यूजिन के हाथों से उसके वेपन को गिरवा दिया होता है। और यह चीज देखते हुए यूजिन फिर से अपने केप ऑफ डार्कनेस के अंदर अपना हाथ को डालने लगता है। वो फिर से एक नए वेपन को बाहर निकालने वाला है। ये चीज देखते हुए नाइट भी समझ जाता है कि अब ये बंदा सच में कुछ ना कुछ खतरनाक निकालने वाला है। इसी वजह से वो पूरी तरीके से डिफेंस मोड में जा चुका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई एक चीज काफी खतरनाक तरीके से नाइट के ऊपर आकर लगती है। इस वजह से वो नाइट भी अपने आप को नहीं संभाल पाता, वो भी पीछे की तरफ को रगड़ने लग जाता है। वो अपने पैरों को किसी न किसी तरीके से जमीन पर रखते हुए अपने आप को एक जगह पर रोकने की कोशिश करता है और वो जैसे अपने आप को रोक लेता है बिल्कुल तभी हम हमारे यूजिन को देख रहे होते हैं। उसने अब यहाँ पर अपने एक स्पेयर को निकाला होता है, मतलब हमारे यूजिन ने इस फाइट के अंदर पता नहीं कितने वेपन्स को यूज कर दिया है और अब वो फाइनली यहाँ पर एक स्पेयर को यूज करा और स्पेयर को निकालते हुए यूजिन वहाँ पर काफी अच्छी सी पोज में भी खड़ा होता है। और ये चीज देखते हुए नाइट यूजिन को बोलता है कि लड़के तुम सच में काफी सारे वेपन्स को यूज कर सकते हो, तुमने पता नहीं कैसे इन सभी चीजों को सीख रखा है। नाइट की आवाज को सुनते हुए यूजिन बोलता है कि अगर तू सच में अपने आप को हमील बता रहा है तो फिर तू सबसे पहले अपने बोलने के तरीके को सुधार, क्योंकि हमील कभी भी इस तरीके से बात नहीं करता। हम देखते हैं कि वो नाइट हमारे यूजिन की तरफ को बढ़ने लगता है और बोलता है कि सच में तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की है, पर फिर भी तुम मेरे सामने काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। इतना बोलते हुए नाइट यूजिन के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए जा रहा होता है। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नाइट सीरियस होकर हमारे यूजिन से फाइट करने वाला है। हम देखते हैं कि वो नाइट काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ते हुए यूजिन को एक तगड़ी सी स्लेश अटैक मार देता है और यूजिन भी अपने आप को वहाँ पर किसी न किसी तरीके से बचा लेता है। और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट चालू हो चुकी है। एक तरफ से हमारे यूजिन अपनी स्पीड से उसके ऊपर अटैक कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ से वो नाइट भी हमारी यूजिन की स्पीड को काफी अच्छे से मैच कर पा रहा होता है। वो उसके हर एक अटैक को डिफेंड कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से कुछ गलत होता है। हमारी यूजिन की जो स्पेयर था वो पूरी तरीके से वहाँ पर टूट चुका होता है और बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए नाइट हमारी यूजिन की बिल्कुल गर्दन के ऊपर अटैक करने लगा है। उसकी सोड हमारी यूजिन की गर्दन के काफी करीब पहुंच चुकी है, लेकिन वो यूजिन को मारने से पहले यूजिन को बोलता है कि सच में कितनी शर्म की बात है, आखिर में तुम्हारा वेपन मेरे वेपन से हार गया। नाइट की इन सभी बातों को हमारा यूजिन बिल्कुल सीरियस होकर सुन रहा होता है और अभी यूजिन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी चीज के ऊपर अपना काफी ज्यादा ध्यान लगा रहा है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से दो वेपन्स के टकराने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है और फिर इसी के साथ में अगले सीन में वो नाइट का वेपन पीछे की तरफ को धकेला जाता है। मतलब यहाँ पर ये क्या हुआ इसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है। और साथ में वो नाइट वो भी अपनी सोड की तरफ को देख रहा होता है और बोलता है कि आखिर अभी अचानक से क्या हुआ, तुम मेरे यहाँ पर इस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकते थे, पर फिर भी आखिर तुम कैसे बच गए। हमें दूसरी तरफ को हमारे यूजिन को दिखाया जाता है, उसने यहाँ पर एक छोटे से सोड वेपन को निकाला होता है। यूजिन की उस सोड को देखते हुए नाइट बोलता है कि अच्छा तो तुमने पेरी अटैक का यूज किया। उसकी इस बात को सुनते हुए यूजिन मन में बोलता है कि नहीं ये कोई भी पेरी अटैक नहीं था, बल्कि मुझे जैसे ही पता चला कि इसके अटैक की पावर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल तभी मैंने अपनी सोड सोल को यूज करते हुए इसकी माना को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी थी। यूजिन अपने हाथों की तरफ को देख रहा होता है और बोलता है कि इस चीज को करने में बहुत ज्यादा परफेक्शन की जरूरत है, पर फिर भी किसी न किसी तरीके से मेरी टाइमिंग काफी ज्यादा अच्छी थी जिस वजह से आज मैं बच गया, पर फिर भी मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इसके अटैक को परफेक्ट तरीके से डिफ्लेक्ट कर पाऊँ। यूजिन अपने आप से बोलता है कि मैं इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खेल सकता, अगर ये फाइट लंबी चलती तो फिर यहाँ पर मेरे हारने के 100% चांस है, इस वजह से मुझे इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। तो यूजिन इतना बोलते हुए अपने व्हाइट फ्लेम मेथड की पावर को बढ़ाता है। वो अपने उस फ्लेम सर्कल के अंदर काफी सारे ब्लास्ट करने लग जाता है जिससे उसकी पावर बढ़ती है और वो काफी तेजी के साथ में नाइट की तरफ को जंप कर जाता है। वो तेजी के साथ में वहां से जाते हुए नाइट के ऊपर अटैक करने लगता है। अब वो नाइट के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर रहा होता है, पर फिर भी वो नाइट किसी न किसी तरीके से यूजिन के सभी अटैक को डिफेंड कर पा रहा होता है।
लेकिन वही दूसरी तरफ को हमारे यूजिन, उसकी हालत काफी बुरी हो चुकी है, उसके मुंह से भी अब ब्लड निकलने लगा है, उसके पूरे के पूरे मसल्स, पूरी बोन काफी बुरी तरीके से दर्द कर रही होती है, पर फिर भी उसकी ये बॉडी उसको अभी भी संभाल पा रही होती है। इसी वजह से यूजिन इस नाइट के ऊपर बिना रुके बस लगातार अटैक किया जा रहा है। बोलता है कि अगर इतनी माना पावर को मैंने हमिल की बॉडी के अंदर यूज किया होता तो फिर मेरी बॉडी की काफी बुरी हालत हो जाती, और वर्माउथ की फैमिली की इस बॉडी के मिलने का मुझे थोड़ा सा फायदा तो हो रहा है, पर फिर भी यूजिन को काफी दिक्कत हो रही होती है, उसकी सर की नसें फूलती जा रही होती है, क्योंकि अब यहाँ पर उसकी बॉडी तो सब कुछ संभाल पा रही है, पर उसका माइंड वो धीरे धीरे वीक पड़ता जा रहा है। इतनी सारी बुरी चीजें उसके साथ में चल रही है, लेकिन तब ये अगले सीन में उसका वेपन भी टूट जाता है। मतलब कि हमारी यूजिन के तो चारों तरफ से लगे पड़े, लेकिन फिर भी यूजिन हार नहीं मानता। वो समझ चुका है कि अब उसे रियल वेपन को यूज करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि यूजिन अब यहाँ पर अपने केप ऑफ डार्कनेस के अंदर हाथ नहीं डालता, बल्कि अब वो अपने पास में रखी हुई सोर्ड मतलब कि विननाट को यूज कर रहा है। यूजिन विननाट को पकड़ता और काफी तेजी के साथ में उसके ऊपर अपनी माना की पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऊपर माना और विंड की पावर दोनों की दोनों एक्टिवेट हो चुकी होती है, और इन दोनों पावर को एक्टिवेट करने के साथ में यूजिन तेजी के साथ में उस नाइट की तरफ को बढ़ चुका है। दोनों के वेपन आपस में काफी बुरी तरीके से टकराने वाले, क्योंकि एक तरफ से तो यूजिन अपनी विननाट को लेकर आ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ से वो नाइट भी काफी तेजी के साथ में उसके ऊपर अपनी सोर्ड को मारने वाला है। तो अब यूजिन आगे बढ़ते बढ़ते बोलता है कि नहीं, मुझे इस तरीके से अटैक नहीं करना चाहिए, मेरी माना शील्ड टूट चुकी है, इस वजह से मुझे अपने डिफेंस को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। इतना बोलते हुए यूजिन अपनी विननाट को आगे ले जाने लगता है और बोलता है कि मुझे अपने पूरे के पूरे माना को अपने विननाट के अंदर डालना है, अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तभी मैं इस नाइट को हरा पाऊंगा। इतना बोलने के साथ ही यूजिन और उस नाइट की सोर्ड दोनों की दोनों आपस में टकरा जाती है, पर इस वक्त दोनों की पावर दिखने में बिल्कुल बराबर की लग रही होती है। लेकिन तब यहाँ पर अचानक से कुछ अजीब होता है। हमें दिखा जाता है कि नाइट के आसपास में काफी अजीब से माना के कुछ गोले बन चुके होते हैं, और इन गोलों से वो नाइट चारों तरफ से घिर चुका होता है। लेकिन तभी अचानक से इन सभी गोलों के अंदर से एक अजीब सी माना की एनर्जी निकलती है, जो कि सीधा नाइट के ऊपर जाकर लगती है, और शायद इस चीज की वजह से उस नाइट को काफी ज्यादा दिक्कत भी होती है। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ को हमारे यूजिन को भी देखते हैं, जो कि हवा में काफी तेजी के साथ में घूमने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो हवा में घूमते हुए विननाट की फोर्स को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है। तो अब यहाँ पर अपने पूरे अटैक को तैयार करने के बाद में यूजिन उस नाइट को बोलता है कि कमीने, अब मुझे दिखा कि आखिर तेरे इस मुखौटे के पीछे किसका फेस है। इतना बोलते बोलते यूजिन ने उस नाइट के बिल्कुल फेस के ऊपर एक तगड़ी सी अटैक मार दी होती है, और यूजिन का ये अटैक हम यहाँ पर उस नाइट के बिल्कुल फेस के ऊपर लगता हुआ भी देख रहे होते हैं। तो उस अटैक को कर देने के बाद में यूजिन तो वहाँ से उस नाइट को मारते हुए आगे की तरफ को निकल चुका होता है, पर वो नाइट इस वक्त पूरी तरीके से लाचार वहाँ पर खड़ा रह जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे फाइनली हमारे यूजिन का वो अटैक उसके ऊपर काफी अच्छे से काम कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि यूजिन वहाँ से निकलते हुए आगे की तरफ को जाकर लैंड करता है, लेकिन वहीं पीछे की तरफ को जो नाइट खड़ा होता है, जिसने कि अपने फेस को पूरी तरीके से कवर कर रखा होता है, उसके फेस का वो मास्क अचानक से टूट के नीचे की तरफ को गिर चुका होता है। तो उस मास्क के गिरने की आवाज को सुनकर यूजिन पीछे की तरफ को पलटता और उस तरफ को देखने लगा है। वो पीछे पलटकर उस नाइट को बोलता है कि एक बार मुझे देखने तो देखिए, आखिर तेरा फेस कैसा दिखता है। यूजिन की इस बात को सुनकर वो नाइट धीरे धीरे करके अपने फेस को ऊपर की तरफ को उठाने लगा, और फाइनली अपना फेस ऊपर उठाने के बाद में वो नाइट अचानक से यूजिन की तरफ को देखता है, और वो जैसे ये चीज करता है तभी हम देख सकते हैं कि ये तो सच में पगलेट हमील होता है। मतलब कि हमील की बॉडी के अंदर सच में हमीला वर्मी ने यहाँ पर नाइट को डाल रखा है। तब हम देखते हैं हमारे यूजिन अपनी पिछली लाइफ के हमील के फेस को देखकर पूरी तरीके से खामोश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर तक उसको देखने के बाद में बोलता है कि यार हमील, तू तो सच में काफी ज्यादा हॉट लग रहा है। हमील को मरे हुए 300 साल हो गए थे, पर फिर भी इसका फेस बिल्कुल सही सलामत लग रहा है। इतना बोलते हुए यूजिन उस नाइट को ताना मारता और बोलता है कि यार ये बॉडी तो काफी ज्यादा हॉट है, लेकिन इस हॉट सी बॉडी के अंदर ये जो गंदी सी सोल किसी ने डाली हुई है, ये सोल मतलब की आत्मा मुझे काफी गंदी लग रही है। यूजिन के इतने खतरनाक ताने को सुनकर उस वाले नाइट का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। तो ये हमील मतलब की नाइट अचानक से जोर जोर से चीखने लग जाता है। उसका दिमाग सच में काफी ज्यादा खराब हो चुका है, और वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो बिना कुछ सोचे अपने वेपन को हमारे यूजिन की तरफ को फेंक देता है। उसका ये वेपन यूजिन की तरफ काफी तेजी के साथ में जाता है, पर यूजिन उससे बड़ी आसानी के साथ में अपने आप को बचा लेता है। लेकिन तभी बस पलक झपकते ही हमीर अचानक से यूजिन के बिल्कुल फेस के करीब पहुंच चुका होता है, और अब वो हमारे यूजिन के फेस के ऊपर काफी तगड़ा सा अटैक करने वाला है। पर ये चीज देखते हुए यूजिन भी अपने आप को डिफेंड कर लेता है, पर फिर भी हमील मतलब कि उस नाइट की पावर इतनी ज्यादा होती है कि यूजिन अपने आप को नहीं संभाल पाता। वो उड़ते हुए पीछे की तरफ को जाने लगा है, तो उस पंच की फोर्स की वजह से यूजिन पीछे जाते जाते अपने आप को किसी न किसी तरीके से वहां पर संभाल लेता है। तब यूजिन पीछे जाने के साथ में उस नाइट की तरफ को देख रहा होता है और बोलता कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, आखिर इसने अपने वेपन को क्यों गिरा दिया, और वेपन को गिराने के साथ ही अचानक से इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। उस नाइट की तरफ को देखते बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो सोर्ड चलाना इसकी कोई एबिलिटी नहीं थी, बल्कि ये तो सोर्ड को बिना मतलब ही चला रहा था। शायद इसकी असली एबिलिटी कुछ और है, जिस वजह से जब इसने अपने वेपन को छोड़ा तभी इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई। यूजिन इस वक्त काफी ज्यादा चिंता में पड़ चुका है। वो बोल रहा है कि एक तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और ऊपर से ये जो डेथ नाइट होते हैं ये अपनी इंजरी को काफी तेजी के साथ में हील कर सकते हैं, और ऊपर से अगर इनको हराना है तो फिर हमें इनके दिल के ऊपर अटैक करना होगा। यूजिन अपनी सोर्ड की तरफ को देखता है और बोलता है क्या मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतनी देर से इस बंदे के ऊपर अटैक कर रहा हूँ और इस चीज में मेरा काफी ज्यादा माना वेस्ट हो चुका है। अगर मेरे पास में व्हाइट फ्लेम मेथड नहीं होता तो फिर मेरा माना कब का खत्म हो चुका होता। यूजिन इस वक्त थोड़ा सा घबराने लगा है, उसके हाथ थोड़े थोड़े कांपने लगे, लेकिन वो अपने आप को जोश दिलाते हुए बोलता है कि कमीने, आखिर तू क्या बकवास सोच रहा है, चाहे यहाँ पर तेरे सामने कितनी भी इम्पॉसिबल चीज क्यों ना जाए, तुझे यहाँ पर सब चीज को पॉसिबल करना होगा। यूजिन अपने आप को जोश दिला देता है, लेकिन तब यहाँ पर पगलेट हमील मतलब कि वो डेथ नाइट हमारे यूजिन के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये डेथ नाइट आगे बढ़ते हुए यूजिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तब तक हम देख सकते हैं कि उसके हाथ और उसके पैर पूरी तरीके से अजीब बन चुके होते हैं। मतलब उसकी पूरी बॉडी दिखने में एक मॉन्स्टर जैसी लग रही होती है, पर फिर भी हमारे यूजिन उसका अटैक को किसी न किसी तरीके से डिफेंड करता है। और इसके अलावा वो यहाँ पर फिर से अपने उन माना बॉल्स को यूज करता है, जिससे वो फिर से वहाँ पर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। पर फिर भी इस मॉन्स्टर मतलब कि इस डेथ नाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारे यूजिन के सभी अटैक से अपने आप को बचा लेता है, और
काफी तेजी के साथ में वो थोड़ी दूरी की तरफ को आ चुका होता है। फाइनली जब ये एक जगह पर रुककर एक जगह पर खड़ा होने लगता है तभी हम देखते हैं कि इसके हाथ और पैर पूरी तरीके से मॉन्स्टर में बदल चुके होते हैं। तब यूजिन उस डेथ नाइट को देखते हुए बोलता है कि इसने अपने हाथ और पैरों के पास में डिमोनिक फोर्स को एक्टिवेट कर रखा है और अब यहाँ पर सेवेज कॉम्बैट मेथड को यूज कर रहा है। ये बिल्कुल बीस्ट जैसा पोज दे रहा है और आखिर कौन सा बीस्ट हो सकता है। इतना सोचते हुए यूजिन को अचानक से एक बीस्ट का ख्याल आता है। यूजिन बोलता है कि ये तो बिल्कुल लाइकेंट्रोफ की तरह कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी इस बॉडी के अंदर लाइकेंट्रोफ की सोल डाली हुई है। यूजिन इतना कुछ सोच रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ से वो अजीब सा पगलेट मॉन्स्टर हमारे यूजिन के ऊपर फिर से अटैक करने लगता है और ये चीज देखते हुए यूजिन भी बोलता है कि सच में यार मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। इतना बोलते बोलते वो फिर से वहाँ पर उस सोल के टुकड़े को बाहर निकालता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। तो यूजिन ने वहाँ पर सोल के टुकड़े को आगे फेंक दिया होता है। उसने वहाँ पर उस टुकड़े को उस बंदे के बिल्कुल हाथों में फेंका होता है। तो हम देखते हैं कि वर्मआउट की सोर्ड का वो छोटा सा टुकड़ा जब यहाँ पर इस अजीब से मॉन्स्टर के हाथों पर जाता है तब यहाँ पर डिमोनिक फोर्स उसके अंदर खींचने लग जाती है। लेकिन तब तक ये मॉन्स्टर काफी तेजी के साथ में अपने हाथों को वहाँ से हटा लेता है और हाथ को हटाने के साथ साथ उसने यूजिन के ऊपर अटैक भी किया होता है, पर फिर भी यूजिन अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा लेता है। यूजिन अब काफी चिंता में पड़ चुका है। वो बोल रहा है कि मैं मूनलाइट सोर्ड के टुकड़े का यूज करके भी इसकी पूरी डिमोनिक फोर्स को खत्म नहीं कर सकता, बस इसकी डिमोनिक फोर्स को थोड़ा सा कमजोर कर सकता हूँ। इतना बोलते हुए यूजिन मूनलाइट सोर्ड के टुकड़े को फिर से पकड़ता है और अपने आप से बोलता है ठीक है फिर मैं समझ गया आखिर मुझे अब क्या करना है। इतना बोलते हुए यूजिन काफी तेजी के साथ में उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुका होता है और वहीं दूसरी तरफ से वो नाइट या फिर ये जो मॉन्स्टर ये भी हमारे यूजिन के ऊपर पागलों की तरह चिल्लाते हुए अटैक करने लगा है। अब इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट हो रही है। एक तरफ से यूजिन अपने सोर्ड से अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ से मॉन्स्टर अपने डिमोनिक हाथों से अटैक कर रहा है। पर इस वक्त इस बंदे की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये अपने डिमोनिक हाथों को हमारे यूजिन के बिल्कुल शरीर के पास में ले आता है और फाइनली ये नाइट या फिर ये मॉन्स्टर यूजिन की बॉडी के ऊपर कट मारते हुए आगे की तरफ को निकल जाता है। लेकिन इस वक्त हमारी यूजिन बिल्कुल भी नहीं घबराता बल्कि वो इसको एक बिल्कुल मौके की तरह समझता है और काफी तेजी के साथ में उसने भी अपनी मूनलाइट सोर्ड के उस टुकड़े को निकाला होता है और फिर सीधा बिना कुछ टाइम को वेस्ट करते हुए उसने यहाँ पर इस टुकड़े को इस मॉन्स्टर के बिल्कुल सीने के ऊपर रख दिया होता है। यूजिन जैसे ही चीज करता है बिल्कुल तभी वो मॉन्स्टर काफी जोर जोर से चीखने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको सच में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। हमें दिखा जाता है कि मूनलाइट सोर्ड के उस छोटे से टुकड़े की वजह से इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से डिमोनिक फोर्स बाहर की तरफ को निकलने लग जाती है। इस वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक होती जा रही होती है। लेकिन इस वक्त उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा डिमोनिक फोर्स होती है कि दूसरी तरफ को हमारी यूजिन को भी काफी अजीब लगने लगता है। वो भी सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे के अंदर इतनी सारी डिमोनिक फोर्स कैसे आ सकती है। यूजिन इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तब तक हम देखते हैं कि जहाँ पर उसने मूनलाइट सोर्ड के उस टुकड़े को लगाया होता है उस जगह से इस मॉन्स्टर की पूरी डिमोनिक फोर्स गायब हो चुकी होती है और उस जगह का डिफेंस भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। तब यूजिन समझ जाता है कि फाइनली उसे एक मौका मिल चुका है जिससे कि वो इसके ऊपर अटैक करते हुए इसे खत्म कर सकता है। यूजिन अब काफी तेजी के साथ में अपनी विननाइट सोर्ड को चालू करता है। उसके ऊपर माना को एक्टिवेट करते हुए उसने खतरनाक तरीके से एक स्टेप अटैक कर दिया होता है। बिल्कुल उसी जगह पर स्टेप अटैक किया होता है जहाँ से कि उसका पूरा डिफेंस खत्म हो चुका होता है और ये स्टेप अटैक कर देने के बाद में भी यूजिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकता बल्कि वो यहाँ पर अपनी माना की काफी सारी बॉल्स को भी बनाता है। उन सभी बॉल्स के अंदर से जो भी माना है वो भी तेजी के साथ में उस मॉन्स्टर की बिल्कुल सीने के ऊपर जाकर लगती है जिस वजह से तो उस मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद में भी हमें दिखाया जाता है मूनलाइट सोर्ड का वो टुकड़ा अचानक से उसके सीने के ऊपर से हट चुका होता है और बस इतना नहीं बल्कि अब हमारे यूजिन भी अपने घुटनों पर आ चुका होता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ को वो जो मॉन्स्टर है वो अभी भी अपने पैरों पर ही खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी उसकी बॉडी के अंदर जान बची होती है। लेकिन तभी यूजिन उसकी तरफ को देखते हुए बोलता है कि कमीने आखिर तूने अपने चेस्ट के ऊपर ही क्या लगा रखा है। ये चीज दिखने में काफी गंदी लग रही है और ये चीज कभी भी हमील की बॉडी के ऊपर तो नहीं हो सकती। अब ये पक्का हो चुका है कि तू तो बिल्कुल भी हमील नहीं है। तो अब हमारे यूजिन के इतना बोल देने के साथ ही फाइनली यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड